बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जेरंड, उसका नाम है इन्फिनेटिव। और आपने इस टॉपिक को इस वजह से समझना है क्योंकि ना सिर्फ ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कोर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है बल्कि एमडीकेट के कोर्स में भी इस दफ़ा इसको इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेरंड की। देखिए, वो वाला वर्ड जिसके एंड में ING आता है, ING, तो आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं जेरंड। और ये ING वाला वर्ड 3 काम करता है। कितने काम करता है? 3। ये एज अ नाउन भी यूज होता है, ये आपके पास एज अ वर्ब भी यूज होता है और ये आपके पास एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। आप लोगों ने इस पॉइंट को जरूर समझना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के पास सेंटेंस आ जाए कि वॉकिंग इज गुड, और दूसरा आपके पास सेंटेंस आ जाए कि वॉकिंग मशीन इज गुड। अब जब भी ING वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, कहां पर? सेंटेंस के स्टार्ट में, लेकिन इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास वर्ब होगा। याद रखिए, इसमें जो दूसरा वर्ड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अगर ये दूसरा वर्ड आप लोग के पास वर्ब होगा तो ये जो पहला वाला वर्ड आपके पास होगा, आप इसे नाउन भी कहते हैं, आप इसे जेरंड भी कहते हैं और आप इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। अगर ING वर्ड आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है वो वर्ब है, तो ये जो पहला वाला वर्ड होगा आप इसे नाउन भी कह सकते हैं, आप इसे जेरंड भी कह सकते हैं और आप इसे वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। वर्बल नाउन हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो नाउन है ये बेसिकली वर्ब से बना हुआ है। आप इसे वर्बल नाउन इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो नाउन है ये किस चीज से बना है? ये वर्ब से बना हुआ है। इसी तरह अगर ING वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया लेकिन इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास नाउन है, नाउन, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा एडजेक्टिव। इस पॉइंट को आप लोगों ने अपने ज़हन में जरूर रखना है कि आपके पास जो भी वर्ड आ जाए, कोई भी लफ्ज आ जाए, अगर इसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब होगा तो ये पहला वाला वर्ड हमेशा आपके पास प्रोनाउन होगा। ये वाला पॉइंट इससे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर हम जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे थे, दिस, दैट, दीज, दोज, मैंने आपको बताया था कि जब इन 4 वर्ड्स के बाद नेक्स्ट वर्ड वर्ब होगा तो फिर ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, और जब इन 4 वर्ड्स के बाद नेक्स्ट वर्ड नाउन होगा तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस रूल को आप लोगों ने हमेशा अपने ज़हन में रखना है कि आपके पास अगर कोई भी वर्ड आया और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो वर्ब है, तो ये पहला वाला वर्ड हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और अगर आपके पास कोई भी वर्ड आया और इसके बाद दूसरा वर्ड क्या है? नाउन है, तो ये पहला वाला वर्ड हमेशा क्या होगा? ये हमेशा आप लोग के पास एडजेक्टिव होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हम लिखते हैं कि विच इज द न्यू बुक, और फिर हम यहां पर लिखते हैं कि विच बुक इज न्यू। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है कि विच इज द न्यू बुक और दूसरा सेंटेंस आपके पास है विच बुक इज न्यू। अब आप मुझे ये बताइए कि इस विच के बाद दूसरा वर्ड क्या है? वर्ब है कि नहीं? तो इस वजह से ये जो विच है ये आपके पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या सिंपल अल्फाज में आप ये कह दें कि ये आपके पास बन गया है प्रोनाउन। इसी तरह आपके पास इस विच के बाद क्या आया है? नाउन आया है, तो ये विच आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर यहां पर हम कहते हैं कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और फिर यहां पर हम लिखते हैं कि दिस क्वेश्चन इज गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि दिस के बाद दूसरा वर्ड क्या आया है? तो ये दिस क्या बना? ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बना। इस दिस के बाद क्या आया है? नाउन आया है, तो ये आपके पास क्या बन गया है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
तो इस चीज को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आपके पास जब भी कोई भी वर्ड आ जाए और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास वर्ब है, तो ये पहला वाला वर्ड हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और अगर आप लोग के पास कोई भी वर्ड आ जाए और इससे पहले जो वर्ड आपके पास, इसके बाद जो वर्ड आया है वो आपके पास नाउन है, तो ये पहला वाला वर्ड हमेशा क्या हो जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हमने देखा कि आईएनजी वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास वर्ब है, तो इस वजह से ये आपके पास बन गया है जेरंड, या आप इसे नाउन भी कहते हैं या आप इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि हम इसको वर्बल नाउन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक वर्ब से बना हुआ है। इसी तरह अगर आप इस आईएनजी वर्ड को देखते हैं तो इस आईएनजी वर्ड के बाद दूसरा जो वर्ड आया है वो नाउन है, तो इस वजह से पहला वाला वर्ड क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा एडजेक्टिव। तो जब भी आईएनजी वर्ड आया और उसके बाद दूसरा वर्ड नाउन आया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा एडजेक्टिव। फिर पॉइंट नंबर 2, अगर हम लिखते हैं कि शी इज वॉकिंग और दूसरा सेंटेंस आपके पास है शी एंजॉयज वॉकिंग। अब ये आप लोग के पास हेल्पिंग वर्ब है और ये आप लोग के पास क्या है? एक्शन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में और एक्शन वर्ब में अभी आप लोग अपने पॉइंट में जहन में इतना रखिए कि हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कोई काम नहीं होता और एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कोई काम होता है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कोई काम नहीं होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शल, इसमें किसी किस्म का भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, स्टैंडिंग, तो इन सारे अल्फाज में कुछ न कुछ काम हो रहा है, तो इस वजह से ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा एक्शन वर्ब। अब भाई याद रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास मेन वर्ब होगा। क्या होगा? ये आपके पास मेन वर्ब होगा। और एक्शन वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास जेरंड होगा। ये पॉइंट नंबर 2, हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास मेन वर्ब होगा। और इसी तरह जब ये एक्शन वर्ब के बाद आता है तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? जेरंड बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि इसमें कोई काम नहीं होता और एक्शन वर्ब का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें कोई काम होता है। आपने अगर इसकी तस्वीर लेनी है तो ले दे, शाबाश। अब जरा पॉइंट को नोट करें। अगर यहां पर हमने लिखा कि इट इज अ वॉकिंग मशीन, इट इज अ वॉकिंग मशीन, आपके ख्याल से यहां पर ये जो वर्ड वॉकिंग आया है ये हमारे पास क्या होगा? नहीं, तो अभी तो हमने ये कहा ना, देखिए यहां पर अभी हमने क्या डिस्कस किया? यहां पर अभी हमने डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। इज हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? तो इस वजह से वॉकिंग क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होना चाहिए कि नहीं? आप में से ऐसा कोई है जो कहते कि ये मेन वर्ब नहीं है? आप शाबाश। ये वाला रूल आप कैसे भूल जाते हैं? मशीन क्या है और नाउन से पहले वाला लफ्ज हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये रूल आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना है। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर या एक्शन वर्ब के बाद आते तो ये आपके पास मेन वर्ब या जेरंड होगा, लेकिन ये कब होगा? जब इसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो नाउन नहीं होगा। अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि शी एंजॉयज अ वॉकिंग मशीन, शी एंजॉयज अ वॉकिंग मशीन, अब यहां पर भी ये वॉकिंग क्या होगा? ये आप लोग के पास जो है वो एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो नाउन से पहले जो भी लफ्ज आता है वो क्या होगा? वो हमेशा आप लोग के पास एडजेक्टिव होगा। अब भाई इस पॉइंट को नोट करें। यहाँ पर टोटल हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 ये था कि अगर आईएनजी वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया, बशर्त ये कि इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा? ये जेरंड बन जाएगा। अगर यही आईएनजी वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आया है लेकिन इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो नाउन है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा एडजेक्टिव।
दूसरा पॉइंट ये है कि एक हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वाला वर्ब होता है जिसमें कोई काम नहीं होता। एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कोई काम होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मेन वर्ब होगा। एक्शन वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, जरन होगा, बशर्ते किसके, शाबाशी के इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो नाउन ना हो। अगर ये आईएनजी वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है या ये आईएनजी वर्ड एक्शन वर्ब के बाद आया है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास नाउन आया है, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, फिर ये हमारे पास जो है वो ना तो मेन वर्ब होगा ना ही जरन होगा, बल्कि ये फिर हमारे पास एडजेक्टिव होगा। क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन से पहला वाला लफ्ज हमेशा क्या होता है, नाउन से पहला वाला लफ्ज हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब भाई यहाँ पर एक चीज को नोट करें, यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस करते हैं और आप इसे कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जब आप किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्टिसिपल। तो इस वजह से इस पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इस पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि ये एडजेक्टिव बेसिकली किस चीज से बना है, ये एडजेक्टिव बेसिकली वर्ब से बना हुआ है। तो आप जब किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, आप जब किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम इसे कहते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के आपके पास दो टाइप्स हैं, एक वो वाला पार्टिसिपल होता है जिसमें आईएनजी आता है और एक वो वाला पार्टिसिपल होता है जिसमें डी या ईडी आता है। अब ये जो आईएनजी वाला पार्टिसिपल होता है आप इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये जो डी और ईडी वाला होता है आप इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमने लिखा कि दे आर टैलेंटेड, आप इस टैलेंटेड के एंड में ईडी आया है कि नहीं आया, तो इस वजह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बनिस्बत अगर आप इस वाक्य को देखते हैं तो इसके एंड में क्या आया है, आईएनजी आया है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो भाई पार्टिसिपल की पॉइंट को दोबारा से इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जब आप किसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं पार्टिसिपल। इस वजह से क्योंकि ये पार्टिसिपल या ये एडजेक्टिव वर्ब से बना है तो इस वजह से हम इसे वर्बल पार्टिसिपल क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक आपके पास है आईएनजी और दूसरा है आपके पास डी और ईडी। वो वाला पार्टिसिपल जिसके एंड में आईएनजी आता है हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और वो वाला पार्टिसिपल जिसके एंड में डी या ईडी आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताए शाबाश। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? क्या कर रही है, तीन काम करता है, कितने काम? एज अ नाउन जब ये यूज होते तो हम उसे क्या कहते हैं, एज अ नाउन जब ये यूज होते हैं मैंने आपको कहा कि हम इसको और भी नाम देते हैं, हम इसे जरन भी कहते हैं और हम इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। अगर ये आप लोग के पास यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ये आपके पास जरन बन जाएगा या ये आपके पास वी एन का मतलब कि ये वर्बल नाउन बन जाएगा। अगर ये हमारे पास एज अ वर्ब यूज होता है तो फिर ये क्या होगा, ये मेन वर्ब होगा, शाबाश। और जब ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव यूज होता है फिर ये क्या होता है, फिर ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में फर्क क्या है तो आप क्या बताएंगे, शाबाश। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी आता है और पास्ट पार्टिसिपल में डी और ईडी आता है। तो अब ये वाला पॉइंट आप लोग के पास क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अब जेरंड के मुख्तलिफ फंक्शन है, लेकिन अगर हम आप लोग की लेवल की बात करते हैं तो जेरंड आप लोग के पास एज अ सब्जेक्ट यूज होता है या ये आपके पास एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने लिखा कि वॉकिंग इज एंजॉयबल और दूसरा है ही एंजॉयज फॉर एग्जाम्पल कुकिंग। अब भाई हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि वर्ब से पहले जो वर्ड आता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी के बेस पर फिर हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन को और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को डिस्कस किया था।
जब आप किसी वर्ड को वर्ब VERB वर्ब से पहले लगाते हैं तो ये आपके पास सब्जेक्ट होगा, और जब आप इसको वर्ब के बाद लगाते हैं तो फिर ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो जेरंड है ये वर्ब से पहले आया है या वर्ब के बाद आया है? तो ये क्या बना? ये आपके पास सब्जेक्ट बना। आप मुझे ये बताइए कि ये जेरंड वर्ब से पहले आया है या वर्ब के बाद आया है? तो इस वजह से आपके पास क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। तो हम किसी जेरंड को एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं और हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। आपको कैसे पता चलता है? आपको पता चलता है इसके पोजीशनिंग से। अगर ये वर्ब से पहले आया है तो ये सब्जेक्ट है, और अगर ये वर्ब के बाद आया है तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब भाई अगर कोई आपसे ये पूछे कि जेरंड में और जेरंड फ्रेज में फर्क क्या होता है, तो जेरंड एक वर्ड होता है और जेरंड फ्रेज दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं। आप लोग अपने लेवल पर यह बात अपने ज़हन में रखिए कि जेरंड एक वर्ड होता है, जबकि जेरंड फ्रेज आपके पास दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं लिखूं कि रीडिंग इज हर हॉबी, रीडिंग इज हर हॉबी, इज क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आया है? जेरंड आया है। ये कितने अल्फाज हैं? एक लफ्ज है, तो ये क्या बना? जेरंड बना। अगर यहां पर मैं लिखूं कि रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स इज हर हॉबी, अब ये इज आया है ना, तो इससे पहले जो भी वर्ड आते हैं वो क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एक लफ्ज है या दो से ज्यादा अल्फाज हैं? दो या दो से ज्यादा अल्फाज है, तो इस वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा जेरंड फ्रेज। अभी आप लोग अपने लेवल पर अपने जहन में ये पॉइंट याद रखिए कि जेरंड एक लफ्ज होगा और जेरंड फ्रेज आपके पास क्या होंगे? जेरंड फ्रेज आप लोग के पास जो है वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा। जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं तो आप उससे क्या कहते हैं? आप उससे जो है वो कहते हैं जेरंड फ्रेज। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है शी एंजॉयज कुकिंग, और अगर हमने लिखा है कि इन हर किचन, अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ कुकिंग होगा तो फिर ये आपके पास जेरंड बन जाएगा। लेकिन अगर ये होगा कि कुकिंग इन हर किचन, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फिर ये हमारे पास बन जाएगा जेरंड फ्रेज। तो ये था आप लोग के पास ये वाला पार्ट जिसमें हमने ING वर्ड को एज अ नाउन, एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव यूज किया। फिर इसका फंक्शन था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जेरंड फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया कि जेरंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, मतलब इसका सिंपल मतलब ये जानिए कि जब एक लफ्ज होगा तो वो जेरंड होगा, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज होंगे तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा जेरंड फ्रेज। अब भाई यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने लिखा है कि जेरंड एंड पैसिव वॉइस, जेरंड एंड पैसिव वॉइस। अब अगर आप लोग को याद ना हो तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि हम जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं और हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, तो वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, बल्कि हम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग। अब जब भी आपने बीइंग लगा लिया तो आपने हमेशा इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। तो जब आपके पास बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया है तो फिर आप कहते हैं कि ये जेरंड पैसिव वॉइस पे यूज हुआ है। जब आपके पास बीइंग आया, BEING बीइंग, और फिर उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जेरंड आपके पास क्या है? ये जेरंड आपके पास पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। अब देखिए, ही डिसलाइक्स बीइंग इंटरप्टेड, या शी कंप्लेंट अबाउट बीइंग ट्रीटेड बैडली। तो यहाँ पर बीइंग आया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं जेरंड एंड पैसिव वॉइस। अब भाई याद रखें, आपके पास तीन कैटेगरीज के वर्ड्स होते हैं, तीन कैटेगरीज के। कैटेगरी नंबर 1 में आपके पास वो वाले वर्ड आते हैं जो जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ जेरंड आ सकता है, उसके साथ इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। कैटेगरी नंबर 2 आपके पास वो होता है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आ सकता है और उसके साथ जेरंड नहीं आ सकता। और फिर कैटेगरी नंबर 3 आपके पास वो है जिसके साथ इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों आ सकते हैं, लेकिन जब दोनों आ जाएंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग चेंज होगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उन अल्फाज की कि जब भी आपके पास ये वाले वर्ड्स आएंगे तो आपने हमेशा इसके बाद जेरंड लगाना है। मतलब ये है कि आपने हमेशा इसके बाद ING वर्ड को यूज करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल
आई अवॉइड ड्राइविंग एट नाइट। अब आप देख सकते हैं कि हमने अवॉइड के बाद क्या लगाया है, ING वर्ड लगाया है। शी एंजॉयज रीडिंग, ही सजेस्टेड लीविंग अर्ली एंड ही एडमिटेड चीटिंग। इस तरह कंसिडर, डिनाई, रेजिस्ट, प्रैक्टिस, माइंड, पोस्टपोन, कीप, डिसलाइक, फिनिश, रिस्क और मिस। जब भी आपके पास ये अल्फाज आएंगे तो आप इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जेरंड फॉर्म को यूज कर सकते हैं, आप दूसरे किसी भी फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर इस बोर्ड में कोई सवाल हो तो पूछे, शाबाश। अब दूसरा आप लोग के पास बन जाएगा इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव को तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्योंकि इसको हम इससे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि जब टू आ जाए, टू, और उस टू के साथ क्या आ जाए, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब इज कॉल्ड अच्छा जी, इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को आप बेस फॉर्म भी कहते हैं और आप इसे रूट फॉर्म भी कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि वहां पर उन्होंने लिखा कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब या टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और फिर आप कहते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज है। तो जब टू आ जाए और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए तो हम उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग के पास एमसीक्यूज आ जाए कि टू डैश, अब आपके पास एक ऑप्शन स्टार्ट, दूसरा है स्टार्ट, तीसरा है स्टार्टेड और चौथा आप लोग के पास आ जाएगा स्टार्टिंग। तो याद रखिए कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आता है और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आप लोगों ने एस, ई एस, डी, ई डी या ING वगैरह को यूज नहीं करना है। आपके पास टू आता है और उस टू के साथ आप क्या करेंगे, आप उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आप क्या करेंगे, आप उसके साथ एस या ई एस वगैरह को यूज नहीं करेंगे। अब ये आपके पास है इन्फिनेटिव। आप लोग के पास अक्सर जो कंफ्यूजन आती है वो बेयर इन्फिनेटिव से आती है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वो इन्फिनेटिव जिसमें आपके पास टू ना हो। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वो इन्फिनेटिव जिसमें आपके पास टू ना हो। यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जब भी आपके पास वर्ड लेट आता है, लेट, तो आपने हमेशा इसके बाद क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाना है। तो जब आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा दिया तो ये आपके पास बन जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। जब आपके पास वर्ड मेड या मेक आता है तो आप इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाते हैं और जब भी आपके पास वर्ड हेल्प आता है तो आप इसके बाद भी क्या करेंगे, आप इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है मॉडल वर्ब्स। होपफुली आप लोग मॉडल वर्ब्स को जानते हैं, क्या क्या है बताए शाबाश। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, need to, used to and due to। जब भी आपके पास ये अल्फाज आएंगे याद रखें कि आपने हमेशा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाना है और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आपने एस, ई एस, डी, ई डी या ING वगैरह को यूज नहीं करना है। जब भी आपके पास मॉडल वर्ब आता है तो इस मॉडल वर्ब के बाद आप लोगों ने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करना है और आपने उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ एस, ई एस, डी, ई डी या ING वगैरह को यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस आ जाए कि आई कैन डैश फुटबॉल, अब आपके पास एक ऑप्शन है प्ले, दूसरा है प्लेस, तीसरा है प्लेड और चौथा है प्लेन। तो हमारे पास ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आता है और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आप लोगों ने एस या ई एस वगैरह को यूज नहीं करना है। अगर सेंटेंस आ जाए कि वी ought to dash our parents, अब आपके पास है रिस्पेक्ट, दूसरा है रिस्पेक्ट, तीसरा है रिस्पेक्टिंग और चौथा है रिस्पेक्टेड। तो कौन सा आएगा, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आप लोगों ने एस, ई एस, डी, ई डी या ING वगैरह को यूज नहीं करना है। तो भाई सिंपल पॉइंट ये हुआ कि जब आपके पास मॉडल वर्ब आया, अगर मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आया
या वर्ड लिट या वर्ड मेड या वर्ड हेल्प के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया तो फिर आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है, सिंपल पॉइंट ये कि इसमें आप लोग के पास जो है वो टू नहीं आया हुआ है। अब भाई पॉइंट ये है कि एक आपके पास होता है इन्फिनेटिव और दूसरा आपके पास हो जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। वही सिंपल वाला पॉइंट है कि जब आप इसको एज वन वर्ड यूज करते हैं तो ये आपके पास इन्फिनेटिव है। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा अल्फाज होंगे तो फिर ये आपके पास बन जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा तो ये इन्फिनेटिव होगा। जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ और भी कुछ आ जाए तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। जिस तरह आपके पास जब टू बी आता है और उसके साथ आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का आपको मतलब पता है कि इसका मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो टू बी लव्ड, अब देखिए हमने कहा था कि टू के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो ये तो आपको पता है ना कि बी हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं? तो जब टू बी आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए तो हम उसे कहते हैं पैसिव इन्फिनेटिव। और जब टू हैव आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए तो हम उसे कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। जिस तरह टू हैव फिनिश्ड एंड टू हैव डन। अब जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब वो कैटेगरी नंबर 1 वाले अल्फाज आते हैं तो आप हमेशा इसके बाद जेरंड लगाएंगे, आप इसके बाद इन्फिनेटिव को यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपके पास 6 वाले अल्फाज आएंगे ये वाले, तो आपने इन वर्ड्स के बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव लगाना है, आप इसके बाद जेरंड को यूज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए आई डिसाइडेड टू स्टे। अब अगर आपने यहां पर लिखा कि आई डिसाइडेड स्टेइंग तो फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल के मुताबिक जब भी वर्ड डिसाइड आता है तो आप हमेशा इसके बाद क्या लगाते हैं? इन्फिनेटिव लगाते हैं। दे होप टू विन, क्या आया है? इन्फिनेटिव आया है कि नहीं? शी रिफ्यूज टू लिसन, इन्फिनेटिव आया है कि नहीं? और इस तरह आपके पास एग्री, अपेयर, चूज, एक्सपेक्ट, होप, लर्न, प्लान, प्रॉमिस, सीम, वांट, विश। अगर आपके पास ये वाले अल्फाज आएंगे तो आप लोगों ने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? आप लोगों ने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव लगाना है। आप इसके बाद जेरंड को यूज नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो कैटेगरी नंबर 3 आता है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 3 किस्म के अल्फाज होते हैं। एक वो वाले अल्फाज होते हैं, दूसरे वो वाले अल्फाज होते हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आ सकता है, और तीसरे आपके पास वो वाले अल्फाज होंगे जिसके साथ इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों आ सकते हैं, जिसमें आपके पास आता है बिगिन, स्टार्ट, लव, हेट, लाइक, प्रेफर एंड कंटिन्यू। अब ये आपके पास ऐसे अल्फाज हैं कि आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? आप इसके साथ जो है वो दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमने सवाल को समझना है। जब आप इन वर्ड्स के बाद इन्फिनेटिव को यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग एक होगी, और जब आप इसके बाद जेरंड को यूज करेंगे तो फिर इसकी मीनिंग क्या होगी? चेंज होगी। कैसे होगी? देखिए, अगर हम सेंटेंस देखते हैं कि आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, और दूसरा है रिमेंबर टू लॉक द डोर, इन दोनों में क्या फर्क है? शाबाश, आप बताइए। आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर और दूसरा सेंटेंस आपके पास है रिमेंबर टू लॉक द डोर। एक क्या करें? एक जो है वो पास्ट को रेफर कर रहे हैं, पास्ट, यानी हमने एक काम किया है और हम क्या करें? हम उसको रेफर करें। मुझे याद है कि मैंने दरवाजे को लॉक किया था। और दूसरा आपके पास है रिमेंबर टू लॉक द डोर, तो आप किसकी बात करें? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? जब मैं कहता हूं कि आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर तो मुझे याद है कि मैंने कमरे को या दरवाजे को लॉक किया था, और जब मैं आपसे कहता हूं कि रिमेंबर टू लॉक द डोर तो याद रखना कि आपने दरवाजे को बंद करना है। या अगर इस एमसीक्यू से आप नहीं समझे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आपके पास है ही स्टॉप स्मोकिंग। ही स्टॉप स्मोकिंग का मतलब कि उसने स्मोकिंग करना छोड़ दी है। ही स्टॉप स्मोकिंग का मतलब क्या है? कि उसने स्मोकिंग करना क्या है? स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्टॉप टू स्मोक, इसका मतलब क्या है? हाँ, शाबाश, वो रुक गया ताकि सिगरेट पिए और फिर उसके बाद अपनी जर्नी को शुरू करे। जरा इन दोनों में फर्क देखिए। ही स्टॉप स्मोकिंग का मतलब कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। ही स्टॉप टू स्मोक इसका मतलब कि वो रुक गए
ताकि वो सिगरेट पिए और फिर उसके बाद दोबारा से रवाना हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि इन वर्ड्स के बाद आप जब इन्फिनेटिव को यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग एक होगी, और जब आप इसके बाद जेरंड को यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग चेंज होगी। लास्ट पॉइंट अपने ध्यान में रखिए कि जब भी आपके पास प्रीपोजिशन आता है, जब भी प्रीपोजिशन आता है तो आप लोगों ने हमेशा इसके बाद जेरंड को यूज करना है। जिस तरह आप देखिए कि ही इज गुड एट ड्राइंग, दे टॉक्ड अबाउट गोइंग एंड आफ्टर फिनिशिंग। तो आप देख सकते हैं कि जब भी प्रीपोजिशन आता है आपने हमेशा इसके बाद क्या लगाना है, आपने हमेशा इसके बाद जेरंड को यूज करना है। और आपके पास जब भी एडजेक्टिव आता है तो आपने हमेशा इसके बाद क्या करना है, आपने हमेशा इसके बाद इन्फिनेटिव को यूज करना है। आई एम हैप्पी टू हेल्प एंड इट इज हार्ड टू एक्सप्लेन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर इस शराइत पे मैं आप लोग के साथ एमसीक्यू शेयर कर लूंगा और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग इसके जरिए से और भी क्लियर हो जाएगी।